मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप भट्ट और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। आज हम आपको बहुत ही खास लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी समाज और यहाँ रहने वालों की हिफाजत के लिए बिता दी। लेकिन उसके पहले हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कार्टून की दुनिया से। दोस्तों, कॉमिक स्ट्रिप पढ़ने का शौक हम में से हर किसी को रहा होगा। बचपन में न जाने कितनी ही ऐसी सीरीज रही होंगी जिन्हें पढ़ने के लिए हम बेताब रहते थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल गारफील्ड कॉमिक सीरीज अब तक की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली कॉमिक रही है। इस कॉमिक स्ट्रिप से होने वाली एनुअल इनकम 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। 19 जून 1978 को पहली बार छपी ये स्ट्रिप 41 न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई थी। Ladies and gentlemen, Garfield. इसके बाद 25 जून को इसका पहला संडे पेज पब्लिश हुआ। 22 मार्च 1981 से इसे 1/3 पेज पर छापा गया और 29 मार्च यानी संडे एडिशन में ये कॉमिक स्ट्रिप आधे पेज पर नजर आई। आज प्रिंट मीडिया के अलावा ये स्ट्रिप टीवी, थिएटर, लाइव फीचर्स में भी नजर आती है। अमेरिका के जिम डेविस द्वारा तैयार की गई गारफील्ड कॉमिक में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। गारफील्ड एक बिल्ली है जिसका मालिक है जॉन आर्बकल और तीसरा कैरेक्टर है जॉन का कुत्ता ओडी। इस कॉमिक स्ट्रिप के कॉमन सब्जेक्ट गारफील्ड का आलसीपन, ज्यादा खाना और संडे के खाने से नफरत करना है। गारफील्ड से पहले जिम डेविस ने खटमल के कैरेक्टर को लेकर अपनी एक स्ट्रिप तैयार की थी, लेकिन कोई भी खटमल के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहा था और इसीलिए ये सीरीज पब्लिश करने से प्रेस ने मना कर दिया। इसके बाद जिम ने बिल्ली पर फोकस किया और गारफील्ड का जन्म हुआ। Actually, I grew up on a farm drawing cats. I did. I was asthmatic as a kid. I couldn't go outside and work so I drew to entertain myself. And my drawing was awful, so I had to letter everything. So I got me in the habit of putting words with pictures, and it grew from there. And honestly, it is almost as easy as it sounds, because Garfield writes his own material. After all these years, I've created this kind of monster in my head, and I sit back, I put him in a situation, and then I watch him. And when he does something funny, I back up 3 frames. Cut it off, and I have a strip. अपनी पहली रिलीज के बाद 3 साल के अंदर ही ये स्ट्रिप 850 न्यूज़पेपर में पब्लिश होने लगी थी और इसका बिजनेस 15 मिलियन US डॉलर तक पहुंच गया। 2002 तक ये दुनिया की सबसे अधिक बिजनेस जनरेट करने वाली कॉमिक बन गई और 2570 पेपरों में नजर आने लगी। देखते ही देखते 263 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसके दीवाने हो गए और 2004 तक ये 111 देशों के 2600 न्यूज़पेपर में छपने वाली कॉमिक स्ट्रिप बन गई, जिसके साथ ही इसका बिजनेस 1 बिलियन US डॉलर के आसपास पहुंच गया। 1978 से 1983 के बीच गारफील्ड कॉमिक में कई बदलाव भी हुए हैं, जिस कारण 1984 से ये पहले से भी ज्यादा कार्टूनी होती गई। आज गारफील्ड और जॉन दोनों ही पहले से काफी बड़े हो चुके हैं और अब इस कॉमिक स्ट्रिप के सभी राइट्स जिम डेविस की कंपनी के पास हैं, जबकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्सल प्रेस सिंडिकेट द्वारा किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, Garfield and friends. We're ready to party! We're ready. I hope you bring lots of spaghetti. Come on in, come to the microphone, come on in, it's fun party with Garfield and friends. तो दोस्तों, आज ही के दिन घटी इस घटना का वर्चस्व और नाम दोनों कायम है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब याद करेंगे आज ही के दिन जन्मे कुछ खास लोगों को, जिन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि समाज के लिए जीना अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 19 जून 1927 को जन्म हुआ था हेनरी स्पिरा का,
जिन्हें 20वीं सदी के प्रभावशाली एनिमल एडवोकेट के रूप में जाना जाता है। हेनरी का जन्म बेल्जियम में हुआ था। बचपन से ही अपने पिता को पैसे कमाने के लिए संघर्ष करता देख 16 साल की उम्र में ही हेनरी ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया, जिसके बाद वो अपना सामान लेकर घर से निकल गए। सुबह के समय ये स्कूल जाते थे और दोपहर में पैसा कमाने के लिए एक मशीन शॉप पर काम करते थे। सन 1945 में हेनरी ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की। काफी दिनों तक मर्चेंट नेवी में काम करने के बाद उन्हें यहां से भी निकलना पड़ा, क्योंकि 1952 में हेनरी को लेफ्ट विंग के साथ शामिल होने के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने यूएस आर्मी में काम किया और स्कूल में इंग्लिश टीचर के तौर पर भी। लेकिन 40 साल के बाद हेनरी की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाने वाले हेनरी की वही दया भावना अब जानवरों के लिए भी जागने लगी थी। एक बार की बात है कि उनके किसी दोस्त ने उन्हें अपनी बिल्ली दी और कहा कि इसका ध्यान रखना। बिल्ली को देखकर उनके अंदर मानो प्रेम की भावना जगने लगी और फिर उन्होंने सिर्फ इसी बिल्ली की देखभाल नहीं बल्कि बहुत से जानवरों को हिंसा का शिकार होने से बचाया। पीटर सिंगर द्वारा लिखे गए आर्टिकल एनिमल लिबरेशन से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली, लेकिन उन्होंने जानवरों के बारे में फिलॉसफी करने से बेहतर उनके लिए आवाज उठाना जरूरी समझा। It doesn't make any sense to put lye ammonia or oven cleaner in the eyes of rabbits, because you know it's going to harm the rabbits, you know it's going to harm people, and you know that all the testing they do isn't going to make any difference in anybody's behavior. हेनरी ने सबसे पहले अपनी लड़ाई 1976 में न्यूयॉर्क के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के खिलाफ शुरू की। दरअसल म्यूजियम की लैब में बिल्लियों का इस्तेमाल सेक्सुअल बिहेवियर को समझने के लिए किया जाता था। हेनरी ने इस प्रक्रिया को जानवरों के अंग खराब करने से जोड़कर देखा और लैब में होने वाली रिसर्च को रोकने के लिए दबाव डाला। देखते ही देखते 1 साल के अंदर ये लैब बंद हो गई। ये पहली अमेरिकन विक्ट्री थी जिसे जानवरों की रक्षा करने के लिए लड़ा गया था। इसके बाद हेनरी ने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पर निशाना साधा। दरअसल यहाँ पर होने वाले ड्रेस टेस्ट को उन्होंने गलत बताया। इस टेस्ट में कॉस्मेटिक के प्रभाव को जानने के लिए खरगोश की आंख में कुछ ड्रॉप्स डाल दी जाती थी। हेनरी ने इसके खिलाफ कई पेपर्स में एक आर्टिकल पब्लिश किया कि खूबसूरती पाने के लिए निर्दोष खरगोश को अंधा बनाया जा रहा है और ये गलत है, जिसे पढ़ने के बाद सभी ने उनका साथ दिया और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने अपनी गलती स्वीकार भी की। नतीजा ये हुआ कि इस टेस्ट का दूसरा विकल्प तैयार करने के लिए उन्हें हजारों डॉलर खर्च करने पड़े। And what we focused on was the contrast between beauty and blinding rabbits. And that was the cosmetics industry. We pointed out that, that it's really not beautiful to go around blinding rabbits. And what we try to do first is to dialogue with the cosmetic companies and say, look, we want you to put a small percentage of your bucks into developing non-animal systems. And after about a year of refusing to talk to us, we just started a public awareness campaign with full-page ads on one leading cosmetic company, basically asking how many rabbits they blind for beauty's sake. जानवरों के लिए हेनरी स्पीरा एक मसीहा थे, जिनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम आज उन्हें श्रद्धांजलि देती है। जानवरों के मसीहा के बाद अब हम बताएंगे आपको लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद करने वाली आंग सान सू ची के बारे में। बेमिसाल साहस की प्रतीक आंग सान सू ची देश विदेश का एक जाना पहचाना नाम है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और बर्मा में लोकतंत्र के लिए सैनिक सरकार का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वाली आंग सान सू ची पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। सू ची का जन्म आज ही के दिन 1945 को रंगून में हुआ था। उनके पिता आंग सान को बर्मा की आजादी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सू ची जब 2 साल की थी तभी पिता की हत्या कर दी गई। सू ची की मां शादी के पहले महिला राजनीतिक समूह का हिस्सा रही थी, इसलिए 1960 में उनकी मां को भारत में बर्मा का राजदूत नियुक्त किया गया और सू ची अपनी मां के साथ भारत आ गई। अपनी ग्रेजुएशन इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से पूरी की और फिर 1967 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। 1972 में सू ची ने माइकल एलिस से शादी की और अपने पहले बेटे के जन्म से पहले ही दोनों इंग्लैंड वापस आ गए।
शादी से पहले ही उन्होंने एलिस को बता दिया था कि एक दिन बर्मा को उनकी जरूरत होगी और उन्हें जाना होगा। 1987 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट से अपना फेलोशिप पूरा किया और 1988 में मां के बीमार होने के कारण वो बर्मा वापस आ गईं। यहीं से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। लोकतंत्र के खिलाफ उनके भाषणों के कारण 21 जुलाई 1989 में स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल ने इन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। Somebody who lived on the same road as I do came to tell us quite early in the morning that there were troops and barricades at the top of the street, and that he thought that something was going to happen. We were expecting to be arrested that day. Yeah. Well, they did come in, but they didn't arrest me. They arrested the others, took them out of the garden. Why didn't they arrest you? Well, they chased me under house arrest. They put me under different section of the law. Yeah, why I think I was do under 10B. I think probably because I'm my father's daughter. Yes. ये नजरबंदी का सिलसिला काफी लंबे समय तक चला और इस बीच उनकी मां और पति की मौत भी हो गई। यहाँ तक कि इन्हें अपने पति से आखिरी वक्त भी मिलने के लिए जाने नहीं दिया गया। इस दौरान सूची को उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए कई अवार्ड्स भी दिए गए, जिनमें से 1991 में शांति का नोबेल और 1992 में भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल अवार्ड भी शामिल है। दिसंबर 2001 में नोबेल विजेताओं ने उनके लिए ओस्लो में आवाज उठाई और तमाम प्रदर्शनों के बाद 13 नवंबर 2010 में उनकी नजरबंदी से अंतिम रिहाई हुई और वो आगामी चुनावों में म्यांमार के उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई। सोचने वाली बात यह है कि नजरबंदी के दौरान ये अपने पति से सिर्फ 5 बार ही मिली और आज उनके बेटे इंग्लैंड में ही रह रहे हैं। उन्होंने 1991 का अपना नोबेल पुरस्कार 16 जून 2012 को ओस्लो में अपने भाषण के बाद प्राप्त किया। I will now call upon to come forward to receive the gold medal and the diploma, the Nobel Peace Prize laureate 1991, Aung San Suu Kyi. In Buddhism, we are taught that the 4 basic ingredients, if you like, for success are, first of all, you must have the will to want it, to want something. And then you must have the right kind of attitude. And then you must have perseverance. And then you must have wisdom. And so you combine these 4 and you get where you want to get to. संघर्षों के बीच पली बढ़ी आंग सान सूची सच्चे दिल से बधाई की पात्र हैं। इसीलिए आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। संघर्ष कहते हैं कि हर किसी को आगे बढ़ने में मदद करता है और स्ट्रगल की वजह से ही हमारी जिंदगी में नए बदलाव होते हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट अहमद सलमान रश्दी एक ऐसे ही जाने माने लेखक हैं जिन्होंने तमाम कंट्रोवर्सीज के बाद भी अपना मुकाम हासिल किया। सलमान रश्दी का जन्म 19 जून 1947 को बॉम्बे की कश्मीरी मुस्लिम फैमिली में हुआ था। इनके पिता एक सफल बिजनेसमैन और मां एक टीचर थीं। वो दुनिया की नजर में आए अपने दूसरे नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन से। इस नॉवेल में उन्होंने एक ऐसे लड़के की कहानी को दिखाया है जो आजादी वाले दिन आधी रात को जन्म लेता है। रश्दी को उनके इस नॉवेल के लिए सन 1981 का बुकर पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद 1993 और 2008 में बेस्ट ऑफ द बुकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। The question is, what does truth mean in fiction? Because of course the first premise of fiction is that it's not true. You know, that this story does not record events that took place. These people didn't exist. These things did not happen. You know, I mean that's the going in point of a novel. So the novel tells you flat out at the beginning that it's untruthful. You know, but then, so what do we mean then by truth in literature? And clearly what we mean is human truth, not photographic, journalistic, recorded truth, but the truth we recognize as human beings about how we are with each other, you know, how we deal with each other, what are our strengths and our weaknesses, how we interact,
and what is the meaning of our lives. You know, I mean, this is what we look at. You know, we don't need to know that Anna Karenina really existed. You know, we need to know who she is, what moves her, and what her story tells us about our own lives and about ourselves. You know, and that's the kind of truth that as readers we look for in literature. Now, once you accept that stories are not true, once you start from that position, then you understand that a flying carpet and Madame Bovary are untrue in the same way. You know, and as a result, both of them are ways of arriving at the truth by the road of untruth. रश्दी को जून 2007 में क्वीन एलिजाबेथ II ने साहित्य की सेवा के लिए सम्मानित भी किया। 2008 में टाइम्स मैगजीन ने 1945 तक के टॉप 50 राइटर्स में से रश्दी को 13वां स्थान दिया। रश्दी ने अपनी राइटिंग के साथ साथ भारतीय युवाओं को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए 2004 से 2006 तक रश्दी को पैन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया गया और इसी दौरान उन्होंने पैन वर्ल्ड वॉइसेस फेस्टिवल की शुरुआत की। इसलिए उन्हें इस फेस्टिवल का फाउंडर भी कहा जाता है। अहमद सलमान रश्दी की बढ़ती पब्लिसिटी के कारण टीवी पर भी उनका दिखना शुरू हो चुका था, इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने टीवी के लिए भी लिखना शुरू किया। अपने नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन के स्क्रीन प्ले के लिए उन्होंने डायरेक्टर दीपा मेहता के साथ भी काम किया। इस फिल्म में सीमा विश्वास, शबाना आजमी, नंदिता दास और इरफान खान जैसे लोगों ने अपना पूरा सहयोग किया था। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। At the precise instant of India's arrival at independence, on the stroke of midnight, I tumbled forth into the world. Well, you know, before I knew anything about the big story of it, I thought I wanted to write a book that came out of childhood, you know, that came out of my childhood, growing up in Bombay, in India. And so that was the germ of it. So many babies. Oh, give it to me. Mary knew she was condemning the rich-born boy to a life of poverty. Let the rich be poor and the poor rich. जिस तरह हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है, उसी तरह इनके साथ भी हुआ। रश्दी अपने चौथे नॉवल की रिलीज के बाद बहुत सी समस्याओं से घिर गए। एक कॉपीराइटर के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले सलमान रश्दी आज एक जानी मानी शख्सियत हैं। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की टीम की तरफ से आज रश्दी को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां। और अब बात करते हैं कंप्यूटर से जुड़े एक खास शख्स के बारे में। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली कई भाषाओं में से एक है पास्कल, जिसे 17वीं सदी के महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। इन्होंने विश्व के पहले मैकेनिकल कंप्यूटर और कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर ब्लेज पास्कल का जन्म 19 जून 1623 में हुआ था। बचपन से ही इनका शरीर कमजोर था, जिस कारण ये बीमार भी रहते थे। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो ज्यादा मेहनत करें, लेकिन अपने बेटे की मैथ में इंटरेस्ट को देखते हुए वो पास्कल को मना नहीं कर पाए। अपने स्कूल के दौरान ही पास्कल कई ऐसे सवालों को पलक झपकते ही हल कर देते थे, जिनके सॉल्यूशंस निकालना सबके बस में नहीं होता था। 18 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता की मदद करने के लिए कैलकुलेटर का आविष्कार किया, ताकि इस मशीन की मदद से उनके पिता अपना हिसाब जल्दी कर सकें। इसके बाद उन्होंने जियोमेट्री में हेलन कहे जाने वाले साइक्लॉइड पर भी काफी काम किया और कई अनसुलझे सवालों की घोषणा की, जिसे उस वक्त के अच्छे मैथमेटिशियंस भी हल नहीं कर पाए थे। वैक्यूम के कॉन्सेप्ट को पास्कल ने ही जन्म दिया और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की सोच को बदल कर रख दिया। इसके बाद विज्ञान मानने लगा कि अंतरिक्ष में वैक्यूम है और कोई भी जगह खाली नहीं है। इसके बाद पास्कल ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोलिक प्रेशर की खोज की और इनके नाम पर ही दाब यानी कि प्रेशर की यूनिट पास्कल रखी गई है। पास्कल ने छोटी सी उम्र में इतना कुछ किया है कि एक आम इंसान उतना सोच भी नहीं सकता।
गणित में प्रयोग होने वाली थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इन्हीं की देन है। पास्कल का दिमाग बहुत तेज चलता था, लेकिन इस रफ्तार पर शरीर का जोर नहीं चला और खराब सेहत के कारण 39 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड उनको और उनके नायाब योगदानों को याद करते हुए उन्हें सलाम करता है। अरे दोस्तों, आज बात करते करते समय कहां चला गया पता ही नहीं चला। तो अपने इस एपिसोड को समेटते हुए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में फिलहाल इतना ही। तो अब अपने इस दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,